अब आपकी बात से मुझे बूचा याद आया, तो बूचा से मुझे आता है कि उस दौरान टर्की में बातचीत होने वाली थी और वो बातचीत जो थी अच्छे स्टेज में चल रही थी, लेकिन तब वहां पर बातचीत रुक गई थी। हाल फिलहाल में भी एक बातचीत हुई है, टर्की में ही हुई है। हालांकि मसले जो थे इस बार अलग थे। इस बार खाद्य आपूर्ति दुनिया को कैसे की जाए, इस बार ये कहा गया ये विषय है। इस बातचीत से क्या कुछ सकारात्मक निकला? इस बातचीत को लेकर क्या जानकारी निकल कर आई है? देखिए शुभांकर, जो लास्ट टाइम टर्की में बात हुई थी वो टर्की के इनिशिएटिव पे हुई थी। उसमें तुर्की ने इनिशिएटिव लिया था क्योंकि उसके दोनों देशों से, यूक्रेन और रूस से अच्छे संबंध थे। उससे काफी बिजनेस इंटरेस्ट से यूक्रेन के साथ, और रूस उसका सबसे बड़ा नेबर है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पिछले 3-4 साल में तुर्की नेटो का मेंबर होते हुए भी कहीं ना कहीं नेटो के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा था और रूस के साथ खड़ा हुआ दिख रहा था। तो उसके पास दोनों देशों की गुडविल थी और इसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उससे खुद के बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, उन्होंने दोनों देशों को इनवाइट किया था। उस टाइम हालात थोड़े ऐसे थे, लग रहा था कि बातचीत से कुछ बात सुलझ जाएगी। और उसके बाद हमने देखा था कि रूस ने यूनिलैटरली ये अनाउंस किया था कि हम कीव और जो चार्नी हाइव है उत्तर यूक्रेन में, वहां से अपनी सेनाएं हम वॉलंटरली हटा रहे हैं। अब वो वॉलंटरली था या किसी ना किसी तरह लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, जैसा पेंटागन रिपोर्ट कर रहा था, कहना मुश्किल है। तो उस वक्त हालात अलग थे। इस वक्त हालात बिल्कुल क्लियर हैं। ना रूस बातचीत को तैयार है, ना यूक्रेन बातचीत को तैयार है, और ना अमेरिका और ब्रिटेन जो इनको इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा कि यूक्रेन नेगोशिएटिंग टेबल पर आता है नहीं, ना वो तैयार है। तो जो हाल फिलहाल में बातचीत चल रही है उसका किसी भी तरह से युद्ध के रुकने के पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, यूएन ने ये पहल की है। वो चाहते हैं कि जो विश्व के ऊपर जो एक इस वक्त खतरा मंडरा रहा है फूड शॉर्टेजेस का, देखिए कई देशों में, बेनिन उनमें से एक अफ्रीका में, जहां भूखमरी की हालत पैदा हो गई है। खबरें ये आ रही हैं कि लोग जो कच्चे केले होते हैं उससे आटा बना के रोटियां बना रहे हैं। गेहूं की इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में। रूस में ब्रेड के और अनाज के दाम अभी स्काई रॉकेटिंग है। पाकिस्तान में रेट्स, और श्रीलंका में, पूरी दुनिया में इसको असर डाला है। तो कहीं ना कहीं यूएन ने इंटरवीन किया है दोनों देशों को बैठाकर, ताकि किसी तरह से जो गोदाम भरे पड़े हैं अनाज के यूक्रेन के अंदर, जो जहाज लादे खड़े हुए हैं पोर्ट्स के ऊपर, उन्हें किसी तरह से निकालकर दुनिया को सप्लाई किया जा सके। इसी के मद्देनजर ये करंट जो बातचीत चल रही है यूएन, यूक्रेनियन और रशियन ऑफिशियल्स के बीच में, ये उसको किसी ना किसी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजेश, एक बयान हम देख रहे थे कि यूक्रेन के हवाले से कहा गया कि जब तक पूरी सिक्योरिटी नहीं मिलती है तब तक ब्लैक सी से गेहूं की सप्लाई जो है वो नहीं की जाएगी, और ये चाहे हजारों टन गेहूं जो है वो रखा रह जाए, लेकिन हम बिना उसके क्या नाम है सिक्योरिटी के हम नहीं करने देंगे। और ये प्रतिनिधियों के बैठक के बाद वहां के विदेश मंत्री ने कहा है। तो फिर इस बैठक से निकला क्या? अगर अभी भी ये चिंता बनी हुई है और इस बात का जिक्र यूक्रेन कर रहा है, फिर तो समस्याएं गंभीर है दुनिया के लिए। देखिए, समस्याएं तो जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से आ रही हैं, और सबसे ज्यादा गंभीर समस्या जिसको हम सोचें, जो इसका एक बड़ा सपोर्टर है वॉर का, देखिए मेरा ये मानना है शुभांकर, किसी न किसी तरह से यूरोप इसमें एक, जो बोले कि आप, जो खुद अपनी मर्जी से वॉर को नहीं बढ़ाना चाहता, रोकना चाहता है, पब्लिक ओपिनियन इस वॉर को रोकने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उनके साथ खड़ा हो पाना उनकी एक मजबूरी है। और सबसे बड़ा इसका जो इफेक्ट है अभी यूरोप के ऊपर हो रहा है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाइट पे है, और दूसरा गैस और इसके ऑयल के प्राइसेस इतने हाई हैं, सर्दियां आने वाली हैं, वहां प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी खबर देखिए आप, यूरो जो है, अब यूरो इस हालत में पहुंच गया, जो कि अब तक $1.2 का यूरो होता था, अब हालत ये आ गई है, शायद कल हम देखेंगे कि यूरो जो कि अभी डॉलर के बराबर आ गया है, कल डॉलर से नीचे आ जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक न सिर्फ साइकोलॉजिकल बैरियर था, बल्कि एक अपने आप में ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं यूरोप रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। और अगर यूरोप रिसेशन में चला जाता है तो मान के चलिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। और यूक्रेन क्या कह रहा है, रूस क्या कह रहा है, इन दो देशों के से ज्यादा इसका असर यूरोप और बाकी दुनिया के ऊपर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, और कुछ देशों में लोगों ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना जरूरी है। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे वोकल सपोर्टर थे इस वॉर के, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस युद्ध के कारण छोड़नी पड़ी है, उनके कुछ इंटरनल मसले थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि इटली में काफी प्रदर्शन हुए हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो इस युद्ध से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगली गवर्नमेंट जो गिरेगी यूरोप में वो इटली की होगी, जिसका प्रभाव, इस लड़ाई का प्रभाव उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर जरूर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। तो पूरी दुनिया इससे इस वक्त प्रभावित है, और कहीं ना बैकडोर से कोशिश हो सकता है की जा रही हो, ताकि दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाए।
ठीक है, अब दो आखिरी सवाल छोटे छोटे आपसे मेरे हैं। एक तो ये है कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर जो बाइडेन है और इजराइल और सऊदी से बड़ी उम्मीदें यूक्रेन को हैं। ये उम्मीदें किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं बाइडेन के दौरे के बाद यूक्रेन के? इसका जवाब दे दीजिए। और दूसरा, जो ये डोनबास को लेकर उत्तर कोरिया का बयान सामने आया है, इसके मायने क्या है, दूरगामी परिणाम इसके क्या देख रहे हैं आप? देखिए शुभांकर, जो बाइडेन अभी इसराइल में हैं, आज वो पहुंचे हैं, उन्होंने बोला कि हमारा रिश्ता हमारी बोन्स तक है, हड्डियों तक हमारी मजबूती है रिश्ते में, इतना मजबूत रिश्ता है इसराइल और अमेरिका का। कहीं ना कहीं वो एक इसराइल को एक सांत्वना दे रहे हैं कि क्योंकि देखिए लगातार पिछले एक महीने से इसराइल सीरिया के अंदर मिसाइल अटैक्स कर रहा है। वो बोल रहा है कि मैं ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर अटैक कर रहा हूं, लेकिन सीरिया की धरती के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। और रूस ने चेतावनी इसराइल की जारी की थी कि आप ये हमले बंद करें, नहीं तो हम आपको सबक सिखा देंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी जो ये यहाँ पे अभी यात्रा हो रही है, कहीं ना कहीं इसराइल को ये सांत्वना देने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप डरिए मत, ये दिखाती है। दूसरा देखिए, आपने सुना होगा I2U2 की मीटिंग भी वहां होनी है। I2 है इसराइल और इंडिया, U2 है यूएसए एंड यूएई। तो उनकी भी एक मीटिंग यहाँ शेड्यूल्ड है जो राष्ट्रपति बाइडेन की विजिट से संबंधित है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो अपना एक अलायंस पुख्ता कर रहे हैं कि अगर हालात बद से बदतर हो जाते हैं, युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है, तो इसराइल और यहाँ के आसपास के जो मिडिल ईस्ट के अलाइज हैं वो युद्ध के साथ खड़े रहें और उनका सपोर्ट पा सके।